और अब खबरों की तफसील। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट में समाअत के आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक बार फिर अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि 10 अक्टूबर को हरिद्वार में होने वाली अखाड़ा परिषद की मीटिंग में अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के हक में ही आएगा। मुख्यतः हमारा जो अखाड़ा से बैठक 10 तारीख को है, वह आने वाले 2021 के कुंभ मेले के विषय में है, लेकिन राम मंदिर के विषय में चर्चा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामले में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। सालिसी और मसालिहत के नाम पर अब मौलाना तौकीर रजा ये दावा कर रहे हैं कि जमीयतुल उलमा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा पूरे मुल्क के मुसलमान इस तारीखी तनाज़े का हल बातचीत से चाहते हैं। वाज़ेह है कि तौकीर रजा के इस दावे के साथ ही उनकी मुखालिफत और मजम्मत भी शुरू हो गई। हम आपको दिखाते हैं लखनऊ से तारिक कमर की ये खास रिपोर्ट। उम्मीद की जा रही है कि अयोध्या के तारीखी तनाज़े का हल अदालत के जरिए 1-2 माह के अंदर सामने आ जाएगा। गुज़िश्ता दिनों दानिश्वरों पर मुश्तमिल लखनऊ के एक ग्रुप ने बातचीत फिर से शुरू करने के लिए मीटिंग की थी और मज़कूरा ग्रुप के लोग बनारस और अयोध्या के संतों से मिले थे और अरशद मदनी से भी मुलाकात की गई थी। बरेली से ताल्लुक रखने वाले मौलाना तौकीर रजा कहते हैं कि वे पूरे मुल्क के मुसलमानों का नजरिया पेश कर रहे हैं। तरफ हमारी साइड में भी कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या जमीयतुल उलमा है, इस किस्म के लोग ये चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इस तरफ के हों या उस तरफ के हों, कितनी बड़ी जंग हो जाए, कितनी बड़ी फसाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, बिलाखिर एक टेबल पे बैठना पड़ता है, बातचीत करना पड़ती है। तो कल हमें बातचीत करना पड़े, इससे बेहतर यह है कि हमें आज एक टेबल पे बैठना चाहिए और जो मसला पूरे देश का बना हुआ है, उस मसले का हम मिलजुल के उसका हल निकालना चाहिए। मौलाना तौकीर रजा का जवाब ये है कि अगर अदालत का फैसला मस्जिद के हक में भी हुआ तो मुसलमान मस्जिद तामीर नहीं करा पाएंगे और मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे, लिहाजा इस मसले को बातचीत से हल करने की जरूरत है। तौकीर रजा की मुखालफत करने वाले लोग कहते हैं कि अदालत पर यकीन रखना चाहिए। देखिए, बातचीत का तो मसला ही ख़त्म हो गया है। जब मामला अदालत में है और सुप्रीम कोर्ट में उसकी रोज़ाना सुनवाई हो रही है, बातचीत के सिलसिले इससे पहले भी शुरू हुए, साल होते रहे। उसका चंद्रशेखर जब वज़ीर आज़म थे तब भी बहुत कोशिश हुई और कुमार मंगलम ने इसके लिए संजीदा लोगों की कमेटी बनाई, उसका भी जितना उसका रिज़ल्ट ज़ीरो निकला। तो अब ये नए दौर में जो लोग बात कर रहे हैं, इनमें बातचीत नहीं, मफाद परस्ती ज़्यादा दिख रही है। मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मौक़िफ़ था सूफ़ीज़्म के बारे में और साथ ही बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, कि उसके जो ज़िम्मेदारान हैं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी है या ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो या जमीयत उलमा हिंद जो उसमें पेश कदमी कर रही है, मेरे ख़्याल से मौजू मुनासिब वही हजरात रहेंगे, वही अदालत के ज़रिए से फ़ैसला चाहते हैं, वही बेहतर हिंदुस्तान के लिए होगा और मुसलमानों के लिए होगा। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफर याब जिलानी कहते हैं कि अब सिर्फ अदालत के फैसले का इंतजार है। ये कोशिशें बेमाने हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी यही मानना है कि वो अदालत के फैसले को कबूल करने के अपने देरीना मौक़िफ़ पर कायम है, लेकिन तौकीर रजा के मुताबिक एक्शन कमेटी और बोर्ड के लोग इसलिए मुखालफत कर रहे हैं कि अगर बातचीत से फैसला हो गया तो उनकी चमकती हुई दुकानें बंद हो जाएंगी। अयोध्या के तारीखी तनाज़े को लेकर सियासी सरगर्मियाँ एक बार फिर तेज़ हो गई हैं। अहम बात यह है कि इस बार मुस्लिम फ़रीक़ैन के दरमियान ही एक दरार पड़ती महसूस होती है। कुछ लोग मानते हैं कि इस मसले का वाहिद हल सिर्फ़ और सिर्फ अदालत उज़्मा के ज़रिए होना चाहिए, जबकि एक तबका ऐसा भी सामने आया है जो चाहता है कि इसका हल बातचीत के ज़रिए ही होना चाहिए, वरना हालात मज़ीद ख़राब होने के अंदेशे हैं। देखना यह है कि मंजरनामा किस अंदाज से तब्दील होता है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ।
चिन्मयानंद इस्मत रेज़ी मामले में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अपने साबिका बयान से मुकर गया है। अखाड़ा परिषद ने अपने मौक़िफ़ से यू टर्न लेते हुए चिन्मयानंद की हिमायत करने और उनकी हर तरह से मदद करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि चिन्मयानंद के साथ बेइंसाफी हो रही है, उनको एक साजिश के तहत फंसाया गया है। अखाड़ा परिषद ने चिन्मयानंद पर इस्मत रेज़ी का इल्जाम लगाने वाली लड़की के किरदार पर भी सवाल उठा दिया है। अखाड़ा परिषद का कहना है कि इल्जाम लगाने वाली लड़की ने चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के मकसद से उन पर इस तरह के इल्जाम लगाए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 28 सितंबर को अखाड़ा परिषद ने चिन्मयानंद को तमाम अखाड़ों से निकालने और उनका बाइकआउट करने का फैसला किया था। कि उन्होंने जो लड़की प्लान बे में और जो लड़के प्लान बे में उनको कुछ खिला पिला करके अश्लील फोटो जो निकाली है, वह लोगों को बदनाम करने के लिए एक साजिश चल रही है, महात्मा को बदनाम करने के लिए। तो चिन्मयानंद के साथ हम लोग इसलिए हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। लड़की को जेल डालना बिल्कुल उचित था, क्योंकि ये जांच का विषय है कि लड़की ने महाराज को विश्वास में लेकर के कुछ गोली खिलाई है और गोली खिलाने के बाद उनके साथ जो रंगदारी मांगी है, वो इससे शंका प्रकट होती है। तो चिन्मयानंद का हम लोग अखाड़ा परिषद वहाँ कोई विशेष निर्णय नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा कि उनके साथ अन्याय हुआ। मुल्क भर में दशहरे पर रावण को जहां बड़े पैमाने पर जलाने का नज़्म किया जाता है, वहीं मौजूदा कुछ बरसों से यूपी के कानपुर में बच्चों में भी इसका खासा चलन देखा जा रहा था कि वो गली मोहल्लों में रावण का पुतला नजर आतिश किया करते थे। लेकिन इस साल इसमें कमी देखी जा रही है, क्योंकि महंगाई की मार से लोग बेहद परेशान हैं। कानपुर बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानदारों और खरीदारों का कहना है कि इस साल रावण के पुतले बेहद महंगे हो गए हैं। इसी की वजह से कुछ लोग रावण के पुतले को खरीदने से गुरेज कर रहे हैं। हाँ, इस महंगाई भी है और साथ में देखा कहीं कोई कस्टमर नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर जितनी भीड़ रौनक रहती थी मार्केट में, वो रौनक नहीं है। हाँ, महंगाई की मार है, ये पूरी महंगाई की मार है। दिखाई पड़ेंगे मार्केट से ही समझ में आ रहा है। जब कोई लेने वाला कस्टमर ही नहीं है, इसका मतलब है कि वो हर जगह पर कम दिखेंगे। नहीं तो बच्चे हर जगह बच्चे जलाते थे, 10-10 घरों की दूरी पर रावण जलाए जाते थे, बच्चे जलाते थे, मनोरंजन करते थे। लेकिन अब वो ऐसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही। तो यहाँ पे आए थे अपने भाई के लिए रावण लेने, वो उसका मन था कि आज हम लोगों को घर पे रावण का वो करें मनोरंजन के लिए। इस वजह से यहाँ पे आए थे। भाई के लिए छोटा ही रावण लेके जाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन लेके जरूर जाएंगे यहाँ में। सर नहीं, हमें लग रहा है इतना नहीं बिकेगा, बच जाएगा, बेकार हो जाएगा, हाँ नुकसान हो जाएगा। अब जलेंगे कैसे सर? अब आदमी इतनी महंगाई में कौन ले रहा? कोई नहीं ले रहा सर जी। बहुत अंतर है, क्योंकि कस्टमर की में चल ही नहीं रहे। पर साल से तो कस्टमर चल भी रहा था, तो दिख भी रहा था कितने का क्या, तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। में तो कस्टमर ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल सन्नाटा। महंगाई का क्या, वही ठोक दी महंगाई, वही महंगा हो गया। मैदा इधर महंगा हो गया, 28 में हो गया, 24 में का था। और वहीं कानपुर में दशहरे के दौरान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की शानदार मिसाल देखने को मिल रही है, जहां रामलीला की शुरुआत शहनाई से होती है। ये शहनाई एक मुस्लिम खानदान के जरिए बजाई जाती है। सिकंदर खान शहनाई बजाते हैं और उनकी शहनाई के बाद से ही रामलीला तकरीबात का बाकायदा आगाज होता है। इसका इतिहास बहुत प्राचीन है और इसके विषय में कोई निश्चित नहीं है। बहुत प्राचीन इतिहास है, बहुत पुराना मंदिर है ये। और यहाँ पर सदैव जिस प्रकार से अयोध्या में राम जी को माना और पूजा जाता है, उससे कहीं कम नहीं यहाँ पे लोग भक्त रामलला मंदिर को मानते हैं। ये मंदिर 150 साल से लेकर के 200 साल के बीच का है, पुराना है। और इस मंदिर में रानी साहब ने रामलला भगवान को गोद रूप में लिया है, बाल स्वरूप में लिया है। तो यहाँ पर जितने भी बाल उत्सव होते हैं, जन्म से लेकर छठी से लेकर के, वो सारे यहाँ पर मनाए जाते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को लला रूप में स्वीकार किया था। इसी वजह से इस मंदिर का नाम रामलला है। शहनाई, जब रामलीला राम जन्म में शहनाई का आयोजन, शहनाई से ही राम जी का ही स्वागत करते हैं।
और आज से नहीं, ये करीब 150 वर्षों से, इनके पूर्वजों से ये लगे हुए हैं। आज भी इनकी आगे वाली पीढ़ी जो है वो लगी हुई है और हर आयोजन में ये दिल से पूरा सहयोग करते हैं। हमारे दादा लोग बजाते थे, हम मौला खां थे, हमारे बाबा थे रमजानी खां, उसके बाद हमारे पिताजी हैं छिद्दन खां, हमारा है सिकंदर खां, हमारा लड़का वही काम कर रहा है, शहनाई बजाता है सानू। इसमें एकता की तो मिसाल है ही भैया जी, इसमें एकता ही की सुर निकलते हैं, एकता की मिसाल है। ये संगीत ऐसा है कि ये एकता ही की मिसाल देते हैं ये सब, और शुद्ध संगीत है ये, इसका कोई जोड़ नहीं है इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में नहीं। तारीखी शहर मेरठ की पहचान महज 1857 की पहली जंग की आज़ादी से ही मंसूब नहीं, बल्कि इस तारीखी शहर का जिक्र कदीम हिंदू ग्रंथों में मेराष्ट्र के नाम से भी मिलता है, जिसका ताल्लुक रावण से भी था। मेरठ को रावण की ससुराल कहा जाता है। माना जाता रहा है कि मेराष्ट्र के राजा माया की बेटी मंदोदरी की शादी रावण से हुई थी। विजयदशमी के मौके पर हालांकि मेरठ में भी रावण के पुतले को नजर आतिश किया जाता है। उर्दू शायरी में भी इन किरदारों का जिक्र खूब मिलता है। इन किरदारों के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं का जिक्र किया जाता है। मारूफ शायर अजहर इकबाल मेरठ की तारीखी अहमियत का जिक्र करते हुए राजा राम और रावण की शख्सियत और खुसूसियत को अपने अंदाज में कुछ यूं बयान कर रहे हैं। न सोने की लंका उन्हें रोक पाई, न सोने की लंका उन्हें, शाह आलम जो थे दरबदर हो गए। क्या हुआ अगर जले इश्क की आग में, मिसले रावण थे हम भी अमर हो गए। मन से हैं निष्कासित राम, मंदिर में स्थापित राम, रावण को भी नमन किया, ऐसे थे मर्यादित राम। ये एक सिंबॉलिक तौर पर रावण का पुतला जलाया जाता है, ये इस बात की निशानदेही करता है कि दौर कोई भी हो, लेकिन अच्छाई की बुराई पर जीत होना वो लाजिम है और वो होकर रहेगी। तो कहीं ना कहीं कभी कभी हमारे जहन से ये चीज़ें जो हैं वो हट जाती हैं, हमें लगने लगता है कि बुराई जो है इस वक्त वो गालिब आ रही है समाज पर। लेकिन इस तरह की चीज़ें, इस तरह के त्यौहार जो हैं वो इस बात को रिवाइज़ करते हैं हमारे जहन में कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली होगा क्या कि अच्छाई जो है वो बुराई पर जीत हासिल करके रहेगी। और अब खास बात बिहार की खबरों की तफसील। लोक जनशक्ति पार्टी के सदर रामविलास पासवान की अचानक तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के स्कॉट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रामविलास पासवान को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत थी, जिसके सबब उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये 2 फैक्टर्स हैं। राजधानी पटना में 11वें रोज भी लोगों को सैलाब से राहत की उम्मीद नजर नहीं आई। पटना के पौष इलाके राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्र, कंकड़बाग समेत कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। वहीं गंदे पानी की वजह से वबाई अमराज में भी लगातार इजाफा हो रहा है। सिर्फ पटना में ही अब तक डेंगू के 600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अब तक 980 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। पटना में बारिश तो रुक गई, मगर लोगों की परेशानियां हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही और यहाँ क्या खास और क्या आम, हर शख्स परेशान ही है। जरा तस्वीर देखिए नए स्मार्ट सिटी और किस तरीके से सपना चकनाचूर हो गया लोगों का। क्या सपना चकनाचूर हो गया? बिल्कुल, लगता है कि दीवा स्वप्न दिखाती है सरकार। बिहार सरकार से तो हम यही कहेंगे कि लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, कहती है हम भरसक प्रयास, लेकिन कोई प्रयास नहीं है यहाँ पे। हमारे जहाँ इतने भाई बंधु हैं, किसी से पूछ सकते हैं। क्या जिंदगी कैसे चल रही है? बहुत नारकीय स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। अब तो भय ये लग रहा है कि पानी तो रात से 2 इंच निकला है, लेकिन ये सता रहा है कि पानी काला हो गया है, जो एक बड़े महामारी, एक प्रकोप। काला पानी की सजा हो गई है क्या? बिल्कुल सही आपने कहा। न्यूज़ 18 के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हम लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल, हम लोग टापू पे रह गए हैं। ट्रैक्टर हमारा सहारा है, इसी के जरिए हम, ट्रैक्टर ही एक सहारा है, लाइफलाइन हो गया है। बिल्कुल लाइफलाइन है, और वो भी हम लोग अपने चंदे से। सरकारी कोई मदद हमारे पास नहीं पहुंची है। महामारी की खतरा फैल रहा है। जज साहब हमारे साथ है इस ट्रैक्टर पर। हम जज साहब से भी पूछते हैं। जज साहब, आप तो बड़ा जो दिक्कतें आती हैं लोगों को,
उनको न्याय दिलाते हैं लोगों को जिनके साथ अन्याय होता है। और आज ये पानी में आप खुद ही चल रहे हैं, आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है। अच्छा, न्याय की उम्मीद है, आप लोग की कृपा है जी। 18 न्यूज़ का कृपा है कि बहुत से जैसे राजेंद्र नगर, बोरिंग रोड, कंकड़बाग, आप लोग मतलब कि न्यूज़ दिखा करके पानी का निकास करवाए हैं। उसी प्रकार आप पर मेरी भरोसा है कि आप सरकार तक मेरी बात पहुंचाएंगे और सरकार आप जज साहब भी असहाय हो गए हैं यार। हाँ बिल्कुल, मैं असहाय हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। हम लोग के पास न्यायिक कार्य है, जजमेंट हम लोग करते हैं, न्याय करते हैं। ये सब तो एग्जीक्यूटिव का काम है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब कि डीएम है, मंत्री मिनिस्टर हैं, उन लोग के जिम्मेवारी काम है। हम लोग के तो ये बस की बात है नहीं। और वहीं बिहार में सैलाब को लेकर हो रही सियासत पर जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। केसी त्यागी का कहना है कि तेजस्वी यादव पर बदनवानी का इल्जाम है। हमारे साथी अमितेश ने केसी त्यागी से इस सिलसिले में खास बातचीत की है। बात करते हैं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी से। सर, जिस तरह से बिहार में बाढ़ और उसके बाद जो पटना में वाटर लॉगिंग की समस्या है उसको लेकर सियासत चल रही है, बीजेपी जेडीयू के कई नेताओं के बीच में बयानबाजी है। अब तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, कि आप लोगों के लिए नो एंट्री है आरजेडी की तरफ। ये तो ऐसा ही है कि जैसे कोई चोर जो है कोतवाल से कहने लगे कि मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूँ और आप उस इलाके में मत आइए। श्री तेजस्वी यादव भूल गए हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ। जुलाई 2017 में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार जी के चेहरे को ही आगे रख करके चुनाव लड़ा गया था। उस समय उन पर भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हो चुके थे। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट पूछताछ कर चुका था, सीबीआई भी इंट्रोगेट कर चुकी थी और छापे लगा चुकी थी और काफ़ी बेनामी संपत्ति भी उनके नाम पाई गई थी। श्री नीतीश कुमार जी और जेडीयू मात्र इतना चाहते थे कि वो अपने पक्ष में जनता को बताने का कष्ट करें कि ये जो मामले उनके विरुद्ध लगे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। महीनों की कवायद हो जाने के बाद भी जब श्री तेजस्वी यादव अपने पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाए तो एक दिन ऐसा आया जब नीतीश कुमार जी ने उनके भ्रष्टाचारी आचरण से क्षुब्ध होकर के खुद ही गवर्नर को जाके इस्तीफा दे दिया। और वो कारण अभी जस के तस हैं जिनकी वजह से नीतीश कुमार जी ने इनको रिजेक्ट किया था। इसलिए जो रिजेक्टेड माल है वो शॉपकीपर से कैसे कह सकता है कि मैं आपकी दुकान की शोभा बढ़ाना चाहता हूँ। चलिए, आप तो कह रहे हैं कि जो रिजेक्टेड माल है तेजस्वी यादव और आरजेडी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिनके साथ आप आए उस वक्त उनकी तरफ से भी कई मौक़ों पर, खासतौर से जो इसी बाढ़ वाले मुद्दे पर लेकर आप लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है, सीधे कहा जा रहा है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं, तो उधर से भी विपक्ष की तरफ से भी नो एंट्री और इधर की भी आपको परेशानी। उस चैप्टर को हम बंद कर चुके हैं। मोदी जी और अमित शाह जी एनडीए के और भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं और हम उनसे भी निवेदन कर चुके हैं कि उनके वक्तव्यों पर रोक लगे। इससे अधिक हमें कुछ नहीं कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी हैं, जिनका कहना है कि बीजेपी आलाकमान से कहा जा चुका है इस बारे में कि उनके वक्तव्यों पर रोक लगाई जाए, फिलहाल इस चैप्टर को क्लोज किया जाए। कैमरामैन वैभव के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में सब कुछ ठीक है, बीजेपी और जेडीयू में कोई तनाज़ा नहीं है। बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन से। शाहनवाज जी, जिस तरह से गिरिराज सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि पूजा पंडालों में जो भक्त नहीं पहुंच रहे हैं या दुर्गा पूजा मनाने में उनको जो व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं एनडीए की तरफ से, यानी बीजेपी जेडीयू दोनों की तरफ से माफ़ी मांग रहे हैं। देखिए, बिहार में सब कुछ ठीक है। हमारा ध्येय है बिहार के लोगों की सेवा, और जो विपत्ति आई पानी की वजह से, बारिश की वजह से, पुनपुन का जल स्तर ऊंचा हो गया, उस वजह से इसका हम मिलकर मुकाबला करेंगे। बीजेपी और जेडीयू में कोई विवाद नहीं है, हम इकट्ठे एकजुट होकर बिहार की सेवा में लगे हैं। लेकिन जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, विपक्ष से ज़्यादा आक्रामक, तेजस्वी से ज़्यादा आक्रामक तो गिरिराज सिंह हो रहे हैं।
उनको पार्टी आलाकमान की तरफ से उन पर रोक लगानी चाहिए, उनकी बयानबाजी पर? नहीं, कोई भी बयान, किसी भी दल के नेता का बयान पर बयान सही नहीं है गठबंधन के लिए। ये बयान पे बयान जो हो रहा है ना, ये इसका नुकसान होता है। हम सब का ध्येय है बिहार का विकास और उस पर ध्यान देना चाहिए। बयान की जगह जो विपत्ति आई है, जो आपदा आई है, उससे कैसे मुकाबला किया जाए, सारे राजनीतिक दल को उस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। कैमरामैन वैभव के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। पटना के गांधी मैदान में रावण दहन की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पुतला बनाने वाले फनकार पुतले को आखिरी शक्ल देने में लग गए हैं। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार हैं और अब लोगों को बस बेसब्री से इंतजार है रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के दहन का। कि हम लोग इसको एक सादगी का रूप दे रहे हैं। सादगी क्यों? सादगी इसलिए कि यहाँ पे इतनी बड़ी आपदा आई है बिहार में और विशेष करके पटना में, तो यहाँ के जो पटना वासी की इतने लाखों की संख्या है, उनके सम्मान को कहिए, किसी तरह की कोई ठेस न लगे, एक सिंबॉलिक तरीके से हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। ये 75 फीट रावण है, 70 फीट कुंभकर्ण है, 65 फीट मेघनाथ है। महिलाओं और बच्चों का ख्याल रखें, अपने साथ जो भी उनके बच्चे आते हैं उनके पॉकेट में एड्रेस और मोबाइल नंबर का पुर्जा रख दें ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, और किसी भी परिस्थिति में घबराएं नहीं, और प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसमें बिल्कुल सहयोग करें। रावण वध के लिए स्पेसिफिकली जो है वो तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर स्टैटिक डिप्लॉयमेंट किया गया है। QRTs जो हैं वो कई जो है सेक्टर्स में कवर कर रही हैं। मोबाइल पेट्रोलिंग बाहर वाले जो रोड्स हैं उनको कवर कर रही है। आसपास की हाई राइजेस पे डिप्लॉयमेंट है। CCTVs का कवरेज बढ़ा दिया गया है। बम निरोधक दस्ता और हम लोगों की एंटी सबोटाज टीम जो है वो कई दिनों से गांधी मैदान जो है इसको पूरा खंगाल। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।